and welcome all class 11th students. So today we are going to start the first and the basic chapter of class 11th, that is the diversity of different life forms that are present over the planet Earth. So आज मैं आप सभी लोगों का यहाँ एम्प्राइज अकेडमी पे स्वागत करता हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर में क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 के। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के बारे में। कितने अलग अलग तरीके के लाइफ फॉर्म हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, कैसे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ को फॉर्मुलेट किया गया है, व्हिच आर द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या एक डेड ऑर्गेनिज्म से, इनके बीच में डिफरेंसेस कहां पर हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जब वो बैक्टीरिया हो, जब वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, जब वो अमीबिक हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो या एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। So which are the essential key important forms or key important features to define the different life forms? So first we must understand the ecological conflict in between members of the species leads to the formation of population, and population leads to the formation of community. Now how population leads to the formation of communities? What is an species, what is a population, what is an ecosystem, what is a biome? हमें आज पढ़ना है स्पीशीज क्या होती है, ये देखना है पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी कैसे बनती है, कम्युनिटी से बायोम बायोस्फीयर कैसे बनता है, इकोसिस्टम पूरा किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, क्या कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ये बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले और सबसे बेसिस से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोगों ने क्लास 9 से 10 से ये पढ़ते हैं कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आज हम उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एक नटशेल में। मैं बोर्ड बिल्कुल नहीं करने वाला, और आप देखिएगा मैं आपके लिए धरती आकाश सब चीजें इधर ही ले आऊंगा आपको समझाने के लिए, तो इसलिए आप आराम से इस लेक्चर को थोड़ा सा देखें। तो पहले हमें ये देखना है कि सबसे हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है, हमारी फंडामेंटल लाइफ की यूनिट क्या है। हमारी फंडामेंटल लाइफ की यूनिट होती है एक सेल वाज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल। अब जो सेल है या जो लिविंग है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है या डेड है, उसे आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है उसे हमें देखना है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द डेड ऑर्गेनिज्म can be differentiated from each other on the basis of certain characteristic feature. Some of you might be thinking that the first and the essential characteristic feature of a living organism should be its growth, should be its movement to move from one place to another, should be its characteristic feature to reproduce to form similar type of organism. But do these characters essentially identify that the organism is living or not? Let me explain to you once again. कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या है भाई, ग्रोथ होना मतलब सेल के नंबर में इंक्रीज हो जाना, सेल के वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाना, बॉडी के साइज में इंक्रीज हो जाना। क्या बॉडी में साइज को इंक्रीज होने को आप ग्रोथ कह सकते हैं? जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी जो अदर नॉन लिविंग आप और द सराउंडिंग्स के अंदर देखते हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, बाढ़ आ जाती है, नदी में पानी भर जाता है, तो भर गया है अगर नदी में पानी, तो या अगर माउंटेन का साइज बड़ा हो गया है या माउंटेन का साइज छोटा रह गया है नदी के कटाव की वजह से और ड्यू टू वेदरिंग, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डू देयर इज अ ग्रोथ और डू देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज? सो व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है यहाँ पर आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज को ग्रोथ का पैरामीटर नहीं कह सकते, और ग्रोथ ट्रू पैरामीटर नहीं है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग एंड व्हाट इज डेड। So first of all what I am going to define it to you is that what is living, what is non living and what is dead. इस डायग्राम पे हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं, पहले मेरी बात आप सुनेंगे प्लीज।
living, non-living or dead. Anything which was living, previously displayed the characteristic of living organism. The characteristic of living organism, but those are not found now. Not found now is referred to as dead. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कभी पाए जाते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लेकिन अब नहीं पाए जा रहे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ये ऑर्गेनिज्म डेड है, दिस ऑर्गेनिज्म इज कंप्लीटली डेड। अब हम लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए आप में से कई लोग ये बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ, on the basis of their growth, on the basis of their act of reproduction, movement, consciousness, increase in size, that is also referred to as growth, metabolism, I should rub this so that it should give me some space. Now first feature, is it visible to you all? थोड़ा सा मैं और zoom in करता हूँ ताकि आप लोग और थोड़ा सा ऐसे अच्छे से देख पाएं। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मैंने लिखा है क्या क्या चीज़ मैंने बताई है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं जिसमें से ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, कॉन्शियसनेस हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो सबसे पहला एसेंशियल फीचर है उसे हम देखने वाले हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, these are some of the key essential features. Now first feature that we are going to define is growth. Growth refers to as the increase in the biomass of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर बायोमास इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ रेफर्स टू एज एन इंक्रीज और अल्टरेशन इन द बायोमास। ग्रोथ रेफर्स टू एज एन इंक्रीज और alteration in the biomass of an organism, in the biomass of an organism. Okay, now this increase in the biomass of an organism, एक ऑर्गेनिज्म का अगर बायोमास इंक्रीज भी हो रहा है तो उसके अंदर भी क्या क्या चेंजेस आ रहे होंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बायोमास इंक्रीज हो रहा है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए या amount of biomass per cell बढ़ गया है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ गया है। So there can be two different things. Alteration in the biomass means, or increase in the biomass means, number of cells are increased. Number of cells are increased. This happens during normal body growth. जब आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, that means all of you are grown ups. But before this stage, there was a stage which was referred to as adolescence. ठीक है, इससे पहले वाली एक स्टेज होती थी हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते थे एडोलिसेंस। तो एडोलिसेंस वाली स्टेज में आपकी बॉडी ने क्या किया था? आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। जब आपकी बॉडी ग्रो कर रही थी तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही थी और आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे थे, तो आपके नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट इज नॉट ओनली द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, increase in the volume of cell, increase in the volume of cells. आपने सेल का वॉल्यूम बढ़ा दिया, आपने सेल का वॉल्यूम बढ़ा दिया, that means the volume of the cell is being increased, not the number of cells. Here you may think that growth, which is another type of sexual reproduction, which is another type of increase in the biomass,
और इन द केस ऑफ लोअर प्रोकैरियोट्स में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक तरीके से काउंट करते हैं, क्योंकि लोअर प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया के अंदर एक सिंगल सेल की बॉडी है। अब वो सिंगल सेल की बॉडी है तो इस बॉडी की कोई और ग्रोथ नहीं होने वाली। इस सिंगल सेल की बॉडी की केवल क्या होने वाला है, डिवीजन, और ये बॉडी कितने में डिवाइड हो जाएगी, 2 बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर यही ग्रोथ है, यही रिप्रोडक्शन है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन देयर बायोमास है, और रिप्रोडक्शन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, द इंक्रीज इन द साइज, इंक्रीज इन द शेप, increase in the volume of the cells or the increase in the number is defined as the growth. तो इंक्रीज अगर नंबर में हो रहा है, साइज में हो रहा है, शेप में हो रहा है या वॉल्यूम में हो रहा है तो उसे यूकैरियोट में हम ग्रोथ कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में इंक्रीज इन नंबर और द रिप्रोडक्शन is said to be the same thing. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को ही हम एक ही चीज कहते हैं। अब देखिए, ग्रोथ इज नॉट द की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि ग्रोथ माउंटेन्स में भी देखी हुई है, ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है। माउंटेन्स का साइज इंक्रीज हो गया, रिवर का साइज इंक्रीज हो गया क्योंकि वहां पर फ्लड आ गई, तो ओशियंस का साइज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, तो वहां पर भी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइंड एज द की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के की कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप ग्रोथ के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ what should be done? The next characteristic feature that comes into our mind is referred to as reproduction. What do you mean by reproduction? Reproduction refers to the formation of similar type of an organism. Similar type of organism को बनाना, उसे हम क्या बोल देते हैं, reproduction बोल देते हैं। Now in the case of higher eukaryotes, we used to say that organisms of the same species should interbreed among themselves to produce fertile offspring. स्पीशीज क्या होती है? ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पीशीज को मैं जरा इधर से समझाता हूं। मान लीजिए ये है आपके पास में एक कुर्बिस डोमेस्टिकस, यानी कि आपके पास में एक डॉग की स्पीशीज है, और यहां पर मैं इस बार ले आया हूं अपना राइनोसोरस। ओके, नाउ if there is a rhinoceros and there is a dog, we cannot cross both of them from each other. This cannot happen. Okay, so what is going to happen? This rhino is going to mate with the rhino to produce the fertile rhino. Then only this will form a particular species. Okay, and this dog will mate with another dog and will produce another offspring. Okay, but their offspring will be completely different from each other. They constitute a particular species. Species के अंदर ही individuals mate करते हैं और fertile offspring को produce करते हैं. But there are certain organisms that we know are not capable of reproducing. तो क्या वो living नहीं है? अभी आपने बोला ना, living organism का एक और characteristic feature है reproduction. तो कुछ तो ऐसे organism हैं जो reproduce ही नहीं कर सकते। For example, अगर हम बात करें म्यूल की, ठीक है, जिसे आप खच्चर बोलते हैं, हिना की, जिसे मतलब खच्चर की तरह ही होता है ये ऑर्गेनिज्म भी, एक्सेप्ट दैट इन दिस द मेल हॉर्स इज बीइंग टेकन एंड द फीमेल डंकी इज बीइंग टेकन। इनके क्रॉस से जो बनता है वो हिना होता है, और अगर मेल डंकी ले लिया जाता है, फीमेल हॉर्स ले लिया जाता है, तो इनके क्रॉस से जो बनता है उसे म्यूल कहते हैं। सो ऑल सच ऑर्गेनिज्म आर स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। क्या वो लिविंग नहीं होते? यानी कि रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जरूरी नहीं है जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर जाए वो लिविंग है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं, वो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है। तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ? लिविंग का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहां पर आपको दिखाया गया है, जरा उसे देख लेते हैं। तीसरा फीचर जो आपने लोअर क्लास में पढ़ के आए, मेटाबॉलिज्म। नाउ मेटाबॉलिज्म, अगर हम बात करते हैं यहां पर मेटाबॉलिज्म की, ये हो चुका है, ये मैंने बता दिया मेटाबॉलिज्म। इसके बाद में हम लोग कॉन्शियसनेस भी देखेंगे।
Metabolism refers to the sum total of all the biochemical reactions taking place in an organism. एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म refers to all the biochemical reaction. It refers to all the biochemical reactions. All the biochemical reactions that are occurring in an organism. एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म को भाई हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन रिएक्शंस आर इंक्लूडेड इन कैटाबॉलिज्म and reactions that are used for the biosynthesis of certain molecules are included in anabolism. Okay, so metabolism can be categorized into anabolism and catabolism. Into A, anabolism, another one is catabolism. Catabolism refers to degradation pathways. It refers to the degradation pathways. Degradation pathways in which the molecules can degrade. In which the molecules can be degraded to produce energy. In which the macromolecules to produce energy. So here what is going to happen in the case of catabolism? हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं? कैटाबॉलिज्म के अंदर तोड़ देते हैं. जब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है. तो इसको हम क्या बोल देते हैं? देन इट इज रेफर्ड टू एज कैटाबॉलिज्म. ओके, दिस इज रेफर्ड टू एज कैटाबॉलिज्म. जस्ट अ सेकेंड. ओके, इट इज एडजस्टेड. ओके, दिस इज रेफर्ड टू एज कैटाबॉलिज्म. Now we are going to talk about anabolism. What do you mean by anabolism? Anabolism refer to biosynthesis reactions. इसके अंदर क्या होती है? These reactions are of biosynthesis nature. They have the ability to biosynthesize molecules. Anabolic reactions. It refers to all the biosynthesis reactions. All the biosynthesis reactions or pathways in which molecules are biosynthesized, in which the macromolecules can be biosynthesized. The macromolecules can be biosynthesized using energy currency ATP of the body. Using ATP. So this is referred to as anabolism. Now our cells are just an array of biochemical reaction. पूरी अगर हम लाइफ को डिफाइन करें बायोकेमिकल लेवल पे तो केवल कुछ केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं जो लाइफ को ट्रिगर कर रही हैं. तो उन केमिकल रिएक्शंस को तो आप टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं. तो क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, समझ लीजिए मीथेन बन रही है या अमोनिया बन रही है, या अगर आपने कोई एसिड बनाया है, एसिटिक एसिड बना दिया या सिट्रिक एसिड बना दिया, तो क्या वो लाइफ है? नहीं, वो भी लाइफ नहीं है. वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन हो सकती है लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप भूल गए. मैंने आपको जो बताया था, the first and the foremost fundamental characteristic feature of any living organism was that it was made up of cell or its
कंपोनेंट। सेल थ्योरी ये बोलती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सेल या उसके कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होगा। तो जो ऑर्गेनिज्म सेल या उसके कंपोनेंट से मिलके बना है वो ही लिविंग है, अदरवाइज वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। द फर्स्ट fundamental characteristic feature of a living organism is that it is made up of cells or its components. Okay, so here we have been talking about all these different types of biochemical reactions that are taking place in our body. Now isolated metabolic reaction can also take place. These reactions are called as living reactions, but that cannot be assumed to be a living organism. Isolated reactions within a isolated reactions in between chemicals can mimic the life processes. Isolated reactions in between the chemicals can mimic the different life processes. Chemicals mimic the different life processes. Such type of reactions are referred to as living reactions. Such reactions are called as living reactions. Such reactions are called as living reactions. इन reactions को हम क्या बोलते हैं? These are referred to as the living reactions, and they are or can be catalyzed outside the body, but they cannot produce a living organism. So the first characteristic feature of a living organism is also not its movement. There are certain living organisms which do not move. For example, you would have heard about sponges. Sponges are not moving from one place to another. You would have heard about corals. Corals do not move from one location to another. So there are certain organisms which are living but do not move. So movement is also not the characteristic feature of all living organisms. The key characteristic, the essential key characteristic feature of all living organisms is that its body must be made up of cell or its component. So the key essential characteristic feature of a living organism, the first key essential feature of a living organism, the first key essential feature of a living organism, should be that the body should be made up of cells or its component. The body of the living organism should be made up of cells or its components. Okay. The second essential feature or the second characteristic feature of any living organism, each and every living organism can judge its surrounding through its perception. यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग को देख के, महसूस करके, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू फील करके कुछ अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस ला सकता है. फॉर एग्जांपल, द एक्युमुलेशन ऑफ मेलानिन इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट. जितने ज़्यादा आप सनलाइट से एक्सपोज होंगे उतना ज़्यादा मेलानिन बनेगा. सनलाइट से कम एक्सपोज होंगे मेलानिन कम बनेगा. The formation of vitamin D is also occurring in the same manner. The exposure to sunlight is triggering the vitamin D formation. So what is going to happen here is that consciousness or the ability of an organism to alter its internal
conditions with respect to the surrounding is referred to as consciousness, is essential key essential feature of each and every living organism. Next important, the second key essential feature of another living organism is that the presence of consciousness, the presence of consciousness, the presence of consciousness, that is ability to judge its external environmental factors and alter the body internal functioning in accordance to it is referred to as the ability to the presence of consciousness, the ability to judge the external environment factors and alter the body internal functions in accordance to it. That means हमारी बॉडी के अंदर एक कॉन्शियसनेस है और जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के इंटरनल पैरामीटर्स को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. Humans are quite specific. Humans have self consciousness. Human beings के पास में एक और चीज होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस. Human beings have self consciousness. Human beings have self consciousness. Human beings के पास में self consciousness होती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग खुद कॉन्शियस होते हैं. सो दिस इज द की फीचर बाय विच वी कैन डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म टू बी लिविंग एल्स नॉट. सी देयर इज अ query given in NCERT to rethink that if a person is lying on the bed and is said to be brain dead, still the lungs, the liver and the lungs is working, at the place of lungs the heart lung machine is there, so both the function of the heart and the lung are being carried out by the heart lung machine. So the person is said to be living, the person is said to be clinically dead if the brain of the person dies off. आपको क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है जब आपकी ब्रेन की डेथ हो जाती है. अगर आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है और कोई ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है तो हार्ट लंग मशीन पे पर्सन को डाला हुआ है लेकिन अभी भी उसका ब्रेन एक्टिव है, उसे हम बोलेंगे अलाइव. अ पर्सन इज सेड टू बी क्लिनिकली डेड व्हेन द ब्रेन डाइज ऑफ, एल्स नॉट. अगर आप रिप्रोडक्शन को करेंगे की एसेंशियल फीचर ले रहे थे तो उसके साथ में क्या था, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कब कर सकता है, व्हेन ईच एंड एवरी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एन ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म फेल टू रिप्रोड्यूस, then in such cases the prokaryotic cells are considered to be dead. अगर किसी बैक्टीरिया को सबसे अच्छी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन दे दी जाए और उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर सकता तो हम बोलते हैं इस बैक्टीरिया की क्या हो गई है, डेथ हो गई है. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपने अकॉर्डिंग ही ग्रो करेंगे. फॉर एग्जांपल वायरसेस आर लिविंग इनसाइड द सेल एंड डेड आउटसाइड द सेल. That is why viruses are called as connecting link between living and dead. वायरसेस को क्यों कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर वो जिंदा है और सेल के बाहर वो जिंदा नहीं है, वो सेल के साथ जिंदा है, सेल के बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है. यही है वायरस. वायरस ना बनो, पढ़ लो, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ इज दैट हाउ द इकोसिस्टम इज बीइंग अरेंज्ड. अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी अरेंज है, किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पूरे लिविंग वर्ल्ड को बनाते हैं. सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, दैट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट. अभी हमने देख लिया है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या होता है लिविंग, क्या होता है नॉन लिविंग, क्या होता है डेड. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
the basic thing that how the biodiversity could be produced. So we are going to talk about that in our next lecture. Just after this lecture, we will get another lecture. In the next lecture, we are going to talk about what is this living world, what is biodiversity. Biodiversity का मतलब क्या है, कितने तरीके के ऑर्गन्स हमारे चारों तरफ मिलते हैं. ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा था ग्रुप ऑफ organ system, hierarchy of biodiversity. What is the hierarchy of biodiversity? How these different organisms, how the biodiversity is being produced, that we will be starting from our next lecture. So this is all over. The basic concepts have been made clear कि living क्या है, non living क्या है, biome मतलब living, non living और dead के बीच में क्या क्या characteristic features हैं जो इन तीनों को अलग अलग करते हैं. क्या essential characteristic feature हैं जो किसी एक living organism के पास में होनी चाहिए. consciousness एक characteristic feature है. Essential characteristic feature. दूसरा essential characteristic feature है each living organism should be made up of cells और its component. ये दो characteristic essential features हैं जो किसी भी living organism के अंदर होने चाहिए. So this is over and out for the first class of class 11th. अभी हम लोग first class को खत्म करते हैं. We will meet soon in the second class followed after this in class 11th. Okay. So best of luck. You can post your queries on WhatsApp. आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो ताकि हम लोग आपके आंसर्स को और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को दे सकें. प्लीज़ जो भी आप शीट लगाना चाहें, MCQ किताब लगाइए. कुछ प्रॉब्लम आती हैं, कुछ माइंड में क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ में जरूर शेयर करिए. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.